देखिए ये हमारा क्लास 8 का मॉडल पेपर है मैथ का 2022-23 के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए आपका 2026 जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है 24 फरवरी के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक 50 तक, इससे पहले वाला 1 से लेकर 25 तक हम लोग काम हो गया, समझा दिया। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 26 से। 16 पेंसिल का दाम 64 रुपया। कितना? 16 पेंसिल का दाम 64 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है 144 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा। तो नीचे रुपये वाला बात हो रहा है, नीचे 144 लिखेंगे क्योंकि 144 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा ये नहीं बोल रहा। तो ऊपर पेंसिल का बात हो रहा था तो यहाँ पर एक्स कर देंगे, अब इसे इसको मल्टीप्लाई क्रॉस करवा देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 16 गुना 144 लिखेंगे ना। अब बराबर क्या लिखेंगे, एक्स गुना 64। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब 16 को 144 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2304 आ जाएगा, है ना। 2304 बराबर कितना हो जाएगा, 64 एक्स हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा 2304 भागा 64, अब बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हम लोग 64 को इसे डिवाइड कर देंगे, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया, जो हम लोग को कितना पेंसिल मिलेगा, 36 पेंसिल हम लोगों को मिल जाएगा। तो आंसर देखिए 36 आपको मिल जाएगा। 36 कहाँ पे ऑप्शन में है, 36 पेंसिल। समझ में आ गया क्या कि 16 पेंसिल के कितना रुपया दे रहे हैं, 64 रुपया दे रहे हैं। तो हमको कितना पेंसिल 144 में मिलेगा, तो 144 यहाँ रखना और एक से यहाँ डालना है। क्लियर है, बन जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बन गया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं 27 नंबर में क्या बोल रहा है। मतलब 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करता है। 45 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करता है, 13 दिन में करता है। ठीक है, 39 उसी काम को अगर 39 व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए 39 व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39 व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा, तो नहीं पता, एक्स लिखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या करेगा, m1 गुना d1 अब बराबर m2 गुना d2। ठीक है, m1 d1 m2 d2। मतलब क्या बोल रहा है, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करेगा। ठीक है, तो 39 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 585 अब बराबर कितना हो जाएगा, 39x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 585 को हम लोग 39 से डिवाइड करेंगे ना। एक से यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, समझ में आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, m1 d1 लगाइए। m1 गुना d1 बराबर m2 और गुना d2। ना आपको कुछ नहीं, हम सिंपल 45 आदमी भैया 45 रखो, कितना दिन में काम पूरा हुआ जी, 13 दिन में 13 रखो। उसके बाद बोल रहा हूँ 39 व्यक्ति, तो मेन वाला में क्या रखिएगा, 39 कितने दिन में काम पूरा होगा पता नहीं है, तो उसको एक्स मान लें, सिंपल गुना करके कर दीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं वर्ग के सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है। ध्यान रखिएगा 360 होता है। कितना होता है, वर्ग मान लीजिए कोई वर्ग है, उसका बाह्य कोण जो है उसका योग कितना होता है, 360। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कोई क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, याद है ना, पढ़ाए थे, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100, है ना। क्योंकि हमको ऐसा ही निकालना है। तो P हमारे पास कितना है, तो 500 है P, है ना। R कितना है, तो 5% है ना, 5% है। और समय कितना है, 2 साल यहाँ पर है। समझ में आ रहा है ना सब चीज़। इसको P बोले 500 रुपये को, R हमारा परसेंट है और समय हमारा 2 साल है, टी और डिवाइड बाई क्या होगा 100। तो 2 जीरो खत्म, 5 25 25 में 50। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50 रुपया। हमारा क्या निकल जाएगा, 3 नंबर हमारा 50 रुपया साधारण ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है ना, निम्नलिखित में 2D आकृति कौन सा है, मतलब 2D फिगर कौन सा है। क्या शंकु हमारा 2D फिगर होता है क्या,
ये शंकु हमारा जिस तरीका से बनता है वो हमारा क्या 2D फिगर है? नहीं सर। बेलन हमारा 2D फिगर है, तो बेलन भी हमारा 2D फिगर नहीं है। घना हमारा 2D फिगर है, 2D फिगर नहीं है। तो हमारा आयत क्या है? 2D फिगर है। बाकी सब क्या कौन सा? 3D फिगर। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि ऑयलर का सूत्र कौन सा है। याद रखिए एग्जाम में कितना बार पूछा है जो ऑयलर का सूत्र क्या होता है। ध्यान रखिए F+V बराबर E+2। अब इसका मतलब क्या है? F मतलब क्या समझिएगा? फेस मतलब क्या होता है? फलक। अब V मतलब क्या होता है? वर्टेक्स मतलब क्या होता है? सिस, है ना। और E मतलब क्या होता है? एजेस मतलब किनारा। और 2 का तो 2 हो गया नंबर। तो ये हमारा फॉर्मूला ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बोल रहा है 32 में? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मान लीजिए हमारा कोई समचतुर्भुज है ना। तो ये हमारा क्या? एक विकर्ण हो गया जिसका लंबाई कितना है? मान लेते हैं 24 है। और ये विकर्ण है, इसका लंबाई कितना है? मान लेते हैं 10 है। ठीक है। तो इसका एरिया आपको पता करना है, समचतुर्भुज का एरिया। तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा? फॉर्मूला होता है, देखिए बताते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू, देखिए दोनों विकर्ण है, अभी बताया ना, दोनों विकर्णों का क्या होता है? गुणनफल होता है। गुणनफल मतलब D1 गुना D2। पहला विकर्ण को क्या बोलेंगे? D1 और दूसरा को क्या बोलेंगे? D2। बस लगा दीजिए फॉर्मूला। 1/2 का 1/2 और D1 कितना है? तो पहला वाला 24 है तो 24 करिए, दूसरा वाला D2 कितना है? 10 है तो 10 करिए। तो कितना आ जाएगा? 2 पचे 10, तो 24 पचे 120। तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकल गया? 120। कहाँ पे हमारा ऑप्शन 120 है? देखिए 120 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। अब 33 में आइए। यदि किसी समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं 6 और 8 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, समलंब जो चतुर्भुज है उसका फॉर्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इसमें देखिए 2 है, 6 सेंटीमीटर भी और 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर करेंगे, बेस हो जाएगा, और इंटू हाइट करेंगे। ठीक है। या फिर हम लोग देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फार्मूला लिख देंगे। समलंब चतुर्भुज का फार्मूला हो गया। अब 1/2 का तो 1/2 बेस हो गया, सॉरी 1/2 का तो 1/2 हो गया। बेस इसमें से क्या है? तो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दोनों है बेस। तो अब दो को कैसे करेंगे? तो ब्रैकेट का सहारा लेंगे, 6 + 8 हो जाएगा, है ना। और हाइट कितना है? तो देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंचाई लिखा हुआ है ना, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 ऊंचाई हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? तो 1/2 का 1/2 इंटू, अब देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और इंटू 5, है ना। 2 7 जा 14, तो 7 5 जा 35। तो 35 हमारा आंसर है। अब घन का कुल पृष्ठफल, इससे पहले भी सवाल आया था ना, जब बोले थे बाबू 6a² है ना। a² बोलिए या 6l² बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, क्लियर है? तो हो गया। अगर पार्श्व पृष्ठफल बोलता है तो क्या बोलते हैं? 4a² बोलते हैं, या तो 4l² बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक है? चलिए सर। क्या बोल रहा है? एक बेलन का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई कितना? 10 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठफल निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठफल। क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। क्या होता है फॉर्मूला? 2πr/h। तो 2 का 2, पाई का कितना हो जाएगा? 22/7, और आर का वैल्यू कितना है? 10 14 देखिए, है ना। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है ना। 2πr समझ में आ रहा है ना? दिक्कत है ना? नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 2 14, है ना। हाँ, आपके पास देखिए 22 दूनी 44, है ना। 2 × 22 कितना? 44 हो गया। अब 44 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 88 हो जाएगा। 88 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 880 आ जाएगा। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए है सेंटीमीटर स्क्वायर 880, ऑप्शन सी। आगे देखिए, यदि किसी घन का एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का जो आयतन होता है बच्चा, घन का आयतन क्या होता है पता है? याद आ रहा है? भुजा का क्यों? याद है? भुजा का क्यों? तो भुजा कितना? 8 है। 8 का क्यों करेंगे तो कितना है? याद है? 8 का क्यों कितना होता है? 512, है ना। सेंटीमीटर क्यों? तो 512 हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा में। कोई दिक्कत है तक? नहीं है। आइए 37 में।
बोल रहा यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 और 10 है तो बेलन का आयतन, उसमें क्या बोल रहा था, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है बच्चा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 आर स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब आर 2 बार लिखते हैं, आर का मान कितना है 7 है, तो 7 × 7 और एच का मान कितना है 10 है ना। तब तो कोई कटने वाला है नहीं, हाँ सॉरी कटने वाला तो है, 7 से 7 खत्म। अब यहाँ पर देखिए 22 × 7 × 10 1540 है 1540। और देखिए क्या बोल रहा है, आयतन बोल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। 1540 कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। आइए अब यहाँ देखिए, अब क्या बोल रहा है, और इसमें घनाभ का आयतन ज्ञात करिए। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहता है ना। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, याद आ रहा है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला? घन में हो, घन का तो भुजा का क्यों, लेकिन घनाभ का आयतन L × B × H याद आ रहा है ना। तो 6 × 3 × 2 तो 6 × 18 दूनी 36 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब 36 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो ऑप्शन में, हाँ 2 नंबर। घन में कुल कितने किनारा होता है, अगर कोई घन है, अगर कोई घन है तो उसमें कुल कितना किनारा होगा। तो याद रखिएगा फेस को क्या बोलते हैं, फलक। फलक कितना होता है, टोटल 6 को होता है। एजेस किसको बोलते हैं, ये जो बिंदु बिंदु है ना, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है, ठीक है। वो कितना होता है, 8 को होता है, ठीक है। और ई मतलब क्या होता है, एजेस। एजेस मतलब किनारा, ये जो है ना कि इसको क्या बोलते हैं, किनारा। किनारा कितना होता है, 12 का होता है। तो आंसर क्या मारिएगा, 12। तो ध्यान रखिएगा, अगर घन बोले या फिर घनाभ बोले, क्या बोले, घन बोले या घनाभ बोले, अगर फेस मतलब क्या होता है, फलक होता है। फेस मतलब फलक। अगर फलक की संख्या बोलेगा तो 6 बोलिएगा। भी मतलब क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, शीर्ष। अगर शीर्ष बोलेगा तो 8 बोलिएगा। और ई मतलब क्या होता है, एजेस। एजेस मतलब किनारा। किनारा बोलेगा तो 12 बोलिएगा। हमको बोल रहा है किनारा, अगर घनाभ में किनारा बोलता फिर भी 12 बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब 4 का मिलान चिन्ह बताइए। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह कैसे होता है बाबू, देखिए 1 2 3 4 टक हो गया, राइट आंसर। बोलते हैं अगर 7 का मिलान चिन्ह बोल देते तो कैसे बनाते हैं सर, तो 1 2 3 4 5 में कट जाता है, 6 7 हो गया मिलान चिन्ह। हाँ ऐसा करना। तो पाई तो 4 बोला तो बन गया। अब देखिए 41 में है, बोल रहा वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करिए। देखिए वर्ग अंतराल तो 30 40 है, लेकिन वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो देखिए वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, देखिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाय 2। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा और डिवाइड बाय 2। अब ऊपरी सीमा किसको बोलते हैं ना, तो जो इसमें 30 और 40 दिख रहा है ना, तो जो बड़ा नंबर रहेगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपरी सीमा बोलते हैं, ठीक है। और छोटका को क्या बोले, निचली सीमा बोलते हैं। तो ऊपरी सीमा मेरा कितना है, तो बोलेंगे सर 40 है। और निचली सीमा कितना है, तो बोलेंगे सर 30 है ना। और डिवाइड बाय 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, 70/2 हो जाएगा, है ना। अब 70/2 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, ठीक है, काटे हुआ कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। चलिए 35 आ गया। समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा तुरंत। हाँ अब आइए, अब वर्ग अंतराल इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, वर्ग अंतराल का माप निकालना। तो वर्ग अंतराल का जो माप होता है ना, वर्ग अंतराल का माप होता है वो क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो इसमें क्या होता है, डिवाइड बाय 2 मत करिएगा, क्योंकि वर्ग माप बोला। तो ऊपरी सीमा कितना हो जाएगा 30 और निचली सीमा कितना हो जाएगा 20। आंसर कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया दोनों में क्या अंतर था। अब देखिए बोल रहा आंकड़े के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर। और सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बच्चा परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। याद है परिसर जब निकालते थे बाबू, तो परिसर में सबसे बड़ा नंबर में माइनस सबसे छोटा नंबर कर देते हैं, याद आ रहा है। तो हम लोग बड़ा में से छोटा करते हैं, उसको हम क्या होता है, परिसर बोलते हैं, ठीक है।
वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख का दूसरा नाम तो इसको पाई चार्ट बोलते हैं। ओके, पाई चार्ट। दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे, दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा? अगर एक सिक्का को अगर हम उछालते हैं तो क्या क्या उसमें आ सकता है बताइए? तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। फिर एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है ना? तो कितना परिणाम हो सकता है टोटल? 4 ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 46 में। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसे सतह में सम आने की संख्या क्या होगा? अच्छा, हमको पासा है तो उसमें क्या क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या 7 8 आ सकता है क्या पासा में? नहीं। तो सम आने की संख्या क्या क्या हो सकता है? क्या 1 हमारा सम है? नहीं है सर। क्या 2 हमारा सम है? हाँ सर। 3 हमारा सम है? नहीं सर। 4 हमारा सम है? हाँ सर। 5 हमारा सम है? नहीं सर। 6 हमारा सम है? नहीं। तो देखिए टोटल जो संभावित परिणाम कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। और कुल परिणाम कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है कुल परिणाम। इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। नहीं, जब भी प्रायिकता का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? प्रायिकता का। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले संभावित परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। ठीक है, तो हमारा 1/2 आंसर हो जाएगा। कहाँ है 1/2? देखिए 1/2। ये भी हमारा किसका क्वेश्चन था? तो प्रायिकता का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए मान लो कोई थैला है। ठीक है, थैला में 4 गो नीला गेंद है, ठीक है, 2 गो हरा गेंद है और 5 गो काला गेंद है। तो थैला के अंदर बिना देखे एक गेंद निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद पीली होगी? क्या बोलिएगा सर पगला है सर, यहाँ तो पीला गेंद नहीं है, यहाँ तो काला हरा नीला है। तो पीला गेंद जब है ही नहीं है तो उसका प्रायिकता क्या होगा? 0, क्योंकि असंभव घटना हो गया है, उसमें है ही नहीं। तो जब भी अनिश्चित घटना हो जाएगा या असंभव घटना हो जाएगा उसका प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु जो होता है ना बच्चा, इसको जो कट होता है ना बीच में, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक बोले तो x भी 0 y भी 0। अब देखिए चतुर्थांश में बोला, देखिए ये प्लस का साइन देखिए दिख रहा है ना। अब इधर देखिए 1 2 3 4 होता है, इधर क्या होता है? -1 -2 -3 -4। ये क्या होता है? x डैश इसको लिखते हैं, इधर x लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं? y, इधर क्या लिखते हैं? y डैश लिखते हैं ना। इधर -1 -2 -3 ऐसे लिखते हैं, इधर +1 +2 +3 ऐसा लिखते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाले गौर क्या करिएगा, देखिए इधर भी प्लस वाला आ रहा है, इधर भी प्लस वाला आ रहा है। तो प्रथम चतुर्थांश ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? दोनों प्लस आ रहा है ना प्लस। ई चतुर्थांश में देखिए इसको हम लोग दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें क्या आ रहा है बाबू? तो इसमें देखिए पहला हम लोग किसको लेते हैं? एक्स को लेते हैं। तो एक्स हमारा क्या माइनस वाला साइड है और वाई हमारा कौन सा साइड है? प्लस वाला साइड है। तो माइनस प्लस हो गया। अब तीसरा चतुर्थांश में देखिए एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा। और चौथा चतुर्थांश इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, और चौथा चतुर्थांश में किसको बोलते हैं? तो इधर हमारा क्या प्लस है, इधर क्या है माइनस, प्लस माइनस। अब एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, पहला और तीसरा उल्टा है और दूसरा और चौथा उल्टा। तो यहाँ पर बोल रहा है माइनस माइनस वाला चाहिए चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में माइनस माइनस? तो तीसरा चतुर्थांश में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन में प्लस प्लस रहता तो कौन सा चतुर्थांश होता? पहला। अगर हमारा क्वेश्चन में -3 और +2 रहता तो कौन सा? तो दूसरा। समझ में आ गया अच्छा से? अब देखिए बिंदु 2 -5 में कोटि क्या है? तो ध्यान रखिए एक्स वाई जो होता है ना, मान लो ये हमारा 2 5 है, तो जो एक्स वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए कोटि कौन सा है? -5 हो जाएगा। अब भुज बोलता है तो 2 हो जाता है।